नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है भारत और जापान के बीच, और दोनों देशों के बीच जो है वो डिफेंस कॉपरेशन, मैरीटाइम डिफेंस कॉपरेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और इस फोकस ने फिर से वही पाकिस्तान को परेशान किया है। तो जापान के डिफेंस मिनिस्टर यहां पर आए हुए थे। उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और एक लैंडमार्क मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट्स MOA इस पर साइन हुए हैं, जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑन अगस्त 2026 को ये हुआ है। और ये डीपन ऑपरेशनल, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों। देखिए, डीपन ऑपरेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिफेंस टाइज। अब ये जो दो शब्द है ना, इसने पाकिस्तानियों की नींद उड़ाई हुई है। ऑपरेशनल, इसका मतलब हुआ है कि हमारे शिप, उनके शिप एक साथ ऑपरेशन में लगेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ट्रेनिंग होगी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशनल मतलब ऑन द सी लेवल हम लोग चलेंगे। और जो इंडस्ट्रियल डिफेंस वाली जो बात है इसमें, इसका सीधा सा मतलब है हमारे हथियार, उनका प्रोडक्शन, उनका आइडिएशन, उनका TOT, बहुत कुछ इंटीग्रेशन ये जापान और भारत मिलकर करने वाले हैं। और आइडियाज भारत के पास हैं और टेक्नोलॉजी जापान के पास है। और ये जब दोनों मिलेंगे तो सोचिए कि हम क्या करेंगे। और इस पर बहुत गंभीरता से चीजें हो रही हैं। अब जो वहाँ की मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ कि उनके जो पूरा डेलीगेशन आया हुआ था, वो भारत आए, मिले, क्या क्या हुआ, ये जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें पता है मैंने क्यों दिखाई हैं? इन तस्वीरों को देखकर आप समझेंगे कि भारत और जापान ना सिर्फ डिफेंस टाइज कर रहे हैं, वो कल्चर उनको बांधे हुए है, हमारी संस्कृति बांधे हुए है, हमारी हिस्ट्री बांधे हुए है, बहुत कुछ बांधे हुए है, रिलीजन बांधे हुए है। और मैं तो कई बार कह चुका हूं, भाई भगवान बुद्ध को वो लोग बहुत मानते, तो भगवान बुद्ध की ये धरती है, तो उनके लिए भारत वैसे ही बहुत श्रद्धेय है। जापान के जो जापानीज गॉड जिन्हें कहते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा इंडियन गॉड्स हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो उस हिसाब से भी भारत जो है उनके लिए बड़ी पूजनीय धरती है। तो भारत को बड़ा वो सम्मान देते हैं जापानीज, बहुत सम्मान देते हैं। तो जो ये डील हुई है, जो जिसको हम लैंडमार्क डील कह रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट, जो उसकी की हाईलाइट्स हैं और डील्स की, वो मैं आपको बताता हूँ। मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसा कि बता दिया मैंने, तो उसमें है कि एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडिंग ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टिंग सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, और जो सी लाइंस है, जो कम्युनिकेशन के सी लाइन, जो अंडर सी लाइंस जिसे हम कहते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात की जाएगी। फिर लॉजिस्टिक्स एंड रिपेयर्स, promote reciprocal access to ports, maintenance and ship repair facilities। यानी कि हमारे शिप हों या जापानीज शिप हों, वो एक दूसरे के पोर्ट पर उनका एक्सेस रहेगा, मेंटेनेंस वो वहाँ पे करा सकते हैं, और इनफैक्ट रिपेयर भी करा सकते हैं। चाहे जापानीज शिप जो हैं, नेवी के शिप जो हैं, वो भारत के किसी पोर्ट पर आ जाएं, मतलब नेवी पोर्ट पर, या हमारे वहाँ पर चले जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि कितना बड़ा एक्सेस मिल जाएगा हमें या उन्हें भी। फिर आए हैं नेवल शिप बिल्डिंग पर, ओपन पैथवेज फॉर द जॉइंट डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेवल शिप्स यूटिलाइजिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अंडर द मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क। मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंदर शिप बनाए जाएंगे। जापान के पास भी शिप बिल्डिंग की बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटीज हैं, उनके डिजाइन, वो सारी चीजें। तो ज्वाइंट डिजाइन एंड डेवलपमेंट होगी नेवल शिप्स की, और दोनों, और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, उन कैपेबिलिटीज का मेक इन इंडिया के तहत यूज किया जाएगा इस फ्रेमवर्क में। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी, DRDO और जापान की जो एटला है, ATLA, विल कोलैबोरेट ऑन एडवांस टेक
targeting early realization of the ship-borne unicorn antenna system. ये बेसिकली शिप्स पे ये अर्ली वार्निंग के लिए होते हैं। और इसके अलावा एक्सपेंडेड एक्सरसाइज कि दोनों देश मिलकर जो धर्म गार्डियन और जेमीएक्स होता है उसके अलावा उसके साथ वीर गार्डियन एयर एक्सरसाइज मेड इन फाइटर का पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो सिर्फ नेवी में ही नहीं, नेवी मतलब सी, लैंड एंड स्काई, इन तीनों में तीनों सेनाएं मिलकर आपस में एक्सरसाइजेस करेंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें क्या क्या कवर हो गया। इसमें डिफेंस सेक्टर की बहुत सारी चीज़ें कवर हुई, डिफेंस प्रोडक्शन की चीज़ें कवर हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होगा, शिप बिल्डिंग है, एक दूसरे पर ट्रस्ट है, एक्सेस मिल रही है चीज़ों की। तो बहुत बड़ी चीज़ ये हमने जापान के साथ की है और इससे दोनों देशों को बहुत ज़्यादा फायदा हो। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जापान और चाइना में नहीं पड़ती, ये हम सबको पता है। तो जापान के लिए एक बहुत बड़े देश का साथ मिलेगा डिफेंस कॉर्पोरेशन में, और भारत के लिए जापान जैसा एक शक्तिशाली देश मैं कहूँगा, जो टेक में बहुत शक्तिशाली है, शिप बिल्डिंग में शक्तिशाली है, और एक डेवलप्ड नेशन है, और वो चाइना के उस साइड है। तो हमें एक्सेस मिलेगी वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर ये किया गया। अब आइए ज़रा इस पर देखते हैं कि डॉक्टर चीमा क्या ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि ये इंडिया और जापान के बीच में क्या चल रहा है, और काफ़ी देर से चल रहा है। और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं, पैक्ट्स किए हैं, और अभी ये जो आए हुए थे इन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन किया है सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का, और जिसमें यही कह रहे हैं जी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव वे में काम करना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है? इनको बेसिकली जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे उन्होंने अलर्ट किया था इंडिया को और अमेरिका को कि जो ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको हमें कैसे टेक केयर करना है। इंडियंस को मिला कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये डेमोक्रेसीज़ हैं, हम अपनी जमहूरियत चमकाते हैं यहाँ पे इनके साथ। और जापानीज़ ने कहा डॉक्टर चीमा हमें जमहूरियत चमकाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जमहूरियत चमक रही है। और आपको तो ये कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है जहां पे जमहूरियत कभी रही नहीं। 78 साल में आपको शर्म नहीं आती कि 78 साल में, इट्स अ शेम ऑन पाकिस्तान एंड एवरी पाकिस्तानी, 78 साल में आप एक ऐसा पीएम नहीं दे पाए जिसने कंटिन्यूअसली लगातार 5 साल पीएम बना हो। आप 78 ईयर्स में डॉक्टर चीमा, 78 ईयर्स में। तो ये टोन टना मारा करें कि डेमोक्रेसी इनको चमकाने का मौका मिला। हम डेमोक्रेसी चमकाते नहीं हैं, दुनिया के ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी वाले देश हैं हम। ओल्डेस्ट की बात करेंगे तो वैशाली गणराज्य की मैं बात करूंगा। सबसे पहली डेमोक्रेसी भारत की है, वैशाली गणराज्य की। जो वैशाली का राजवंश था वो गणराज्य था, रिपब्लिक ऑफ वैशाली। वहां राजा ऐसे नहीं कि मेरे पिताजी राजा थे तो मैं भी राजा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं था। दैट इज रिपब्लिक ऑफ वैशाली, वैशाली गणराज्य, और मेरे बिहार का ही है। तो मैं ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो ये डेमोक्रेसी है ना, गणराज्य, रिपब्लिक, उसका आइडिया भारत ने दिया था। और भारत में भी मेरे प्रदेश, मेरे राज्य बिहार ने दिया था, करके दिखाया था। ने कहा ठीक है, हमें किसको जमहूरियत जमहूरियत कहते हैं, हमें ही फायदा मिलेगा, ठीक हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि जो जापानीज लीडरशिप है उनको पता है कि इंडिया इतनी, जैसे भी इंडिया के बुलेट ट्रेन वो जो जापान बना रहा है, 10-20 लॉन्च उन्होंने दिया हुआ है, तो वो समझ लेते हैं बिग मार्केट, हमें इसका कारोबार भी करना है और इनके साथ मिलके हम काम भी कर सकते हैं। और दूसरा, इनके साथ मिलके हम फ्यूचर, इनकी जो जमहूरियत भी हैं सो कॉल्ड वॉट एवर, और हम एक बड़ा वो एक पोजीशन में आ जाएं। दैट इज़ वन पॉइंट। अब ये जो इन्होंने, जो आपको पता है, जो जापान की जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, जापान और इंडिया ने एक साथ एक डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें
जब दहशतगर्द ग्रुपों की बात हुई तो उसके अंदर पाकिस्तान की भी बात की गई और कहा गया पाकिस्तान को कि जो दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पे काम करते हैं, जो दहशतगर्द एंटिटीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको रोका जाए। बिल्कुल, इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले आते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जापान को भी देखना है, जापान को भी मिलकर काम करना है। तो डॉक्टर चीमा, मैं आपको बता दूं कि जापानीज कंपनी अभी नहीं आ रही है यहां पर काम करने, या जापान से बिजनेस हम अभी नहीं आ रहे हैं काम करने यहां पे। जापानीज कंपनियां भारत में पिछले 50 साल से काम कर रही हैं, 50 इयर्स। आपको ज्ञान ना हो शायद, 50 साल हो गए जापानीज कंपनीज को यहां पर काम करते हुए। और 1970 और 1980 के दशक से जापानी कंपनीज का यहां पे आना शुरू हुआ था, इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी उस वक्त, निवेश। और इस वक्त आप जाकर गूगल कर लीजिएगा, 1400 1400 से ज्यादा जापानीज कंपनीज भारत में रजिस्टर्ड हैं, 1400 से। तो ये ज्ञान मत दीजिए यहां पर कि उनको यहां का मार्केट है और उनको यहां पर काम करना है, उनको तो बड़ी चीजें दिख रही हैं। अरे भैया, आज से नहीं दिख रही हैं, 50 साल से काम कर रहे हैं वो। 1400 कंपनीज 14 दिन में नहीं हो जाती हैं। और ये जो 1400 कंपनीज हैं, वो देश भर में लगभग 5000 से अधिक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे उनके ब्रांच हैं, फैक्ट्रीज हैं, और जो सहायक कंपनीज हैं वो चला रही हैं। और जो भारत में जापान की एंट्री साल 1972 में हुई थी, जब पैनासोनिक भारत में उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई थी, फैक्ट्री लगाई थी 1972 में। समझे सर? और 1981 और 1982 में सबसे बड़ा बदलाव आया था भारत जापान के व्यापारिक रिश्तों में, जब 1981 में भारत सरकार ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया, और जो हमारी मारुति है, जो बनी मारुति सुजुकी, उसकी नींव रखी गई थी। और 1983 में लॉन्च हुई थी पहली भारत की कार मारुति 800, जिस पर मैं भी बहुत चढ़ा हूं, जिसको मैंने चलाया है। मेरे एक दोस्त के पास थी ग्रीन कलर की मारुति 800। ये आज से करीब 20 साल पहले की बात। और वो एक पल था जब सुजुकी और मारुति एक साथ आए, भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल गई। और उस समय टू व्हीलर्स और एलसीवीज भी आई, जैसे टोयोटा, होंडा, यामाहा, डेंसो, ये सब वहां पर आई। और भारत के जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने अगस्त 2026 में जापान की यात्रा की थी अभी। और दोनों देशों ने इस दशक के अंत तक भारत में जापानी कंपनीज की संख्या को 2 गुना, करीब 5000 कंपनीज, 2 गुना क्या, ज्यादा ही करने का लक्ष्य रखा है। 5000 रखा है। अब देखिए, ऑटोमोबाइल में कौन कौन है? मारुति सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, यामाहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन है? डाइकिन है, पैनासोनिक है, सोनी है, मित्सुबिशी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज में कौन है? हिताची है, सुमितोमो है। सुमितोमो ही शायद दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देख रही है। फाइनेंस और आईटी में सॉफ्ट बैंक, नमूरा, एनटीटी डेटा है। और जो सबसे बड़े केंद्र हैं जिन राज्यों में, वो दिल्ली एनसीआर है, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, तमिलनाडु में चेन्नई, और कर्नाटक में बेंगलुरु। समझे? तो भारत और जापान के रिलेशन आज के नहीं है सर, और ट्रेड रिलेशन या बिजनेस रिलेशन आज के नहीं है। 50 इयर्स हो गए हैं सर, 50 इयर्स से ज्यादा हो गए, 54 साल हो गए, 54 साल। अब आते हैं जरा कि जापान ने भी कहा कि भाई बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान और ये और दिस और दैट रोका जाए। उनके नाम लिए गए और पाकिस्तान को बाकायदा ये इंडिकेट किया गया और उनका नाम लेकर जो है वहाँ पर बात की गई। इसके ऊपर पाकिस्तान ने जो है अपनी जो एक है शिकायत वो दर्ज करवाई है। तो चलें इसके ऊपर ज़रा बात की लेते हैं कि ये हुआ क्या है। अब जी ये जो मामला है ना, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान लॉन्च्ड ए फॉर्मल diplomatic protest after a joint statement issued by Japan and India linked Pakistan to cross-border terrorism. The joint declaration condemned regional extremist groups and called for action, prompting Islamabad to deliver a strong démarche to Tokyo over the diplomatic shift. तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जी डिमार्च किया जाए,
टोक्यो के एम्बेसडर को बुलाया जाए, डिमार्च किया जाए और उन्हें कहा जाए कि ये जो आपके वज़ीर साहब जो हैं, आपकी अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर खड़े होके मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह इनके साथ खड़े होकर अजीत दोवल के जो है ज़ुबान बोल रहे हैं और कह ये रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनको जो है उनकी एंटिटीज़ जो भी हैं पाकिस्तान के अंदर उनको पकड़ा जाए और वो जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं वगैरह वगैरह, इसके ऊपर क्यों ना जापान के उसको बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि ए तो सीकी कर रहे हो कि यानी कि आप इंडिया के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ है। तो बात यह कि जापान आपके हक़ में कब था? मतलब जापान से पाकिस्तान का कोई ताल्लुकात ही कहाँ है? मसला तो ये ना, या तो मतलब कि रिलेशंस हो इंडिया और जापान भाई भाई, वैसे ही जैसे वो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान भाई भाई। हम जब ये कह देते तो इतना बुरा लगता है, इसके ऊपर थ्रेट्स आना शुरू हो जाती हैं हमें। बात यह है कि इंडिया और जापान की ट्रेड देखें, उनके रिलेशंस कितने पुराने, वो उसको भी तहजीब से, वो कहते हैं जी हमारी तो ये तहजीबी हैं रिलेशंस, ताल्लुकात, क्योंकि उनकी वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन है। वो कहते हैं जी हमारे तो सारी सिविलाइजेशन के साथ हमारे तो अंदरूनी रिश्तेदारी हैं, ताल्लुकात, कर लो तुसी हुन जड़ी करनी। और ये सिर्फ इतने अंदरूनी तक नहीं है आलिया जी, ये सिर्फ इतने अंदरूनी तक नहीं है। जापान के एम्बेसडर रहे हैं भारत में, जापान के एम्बेसडर रहे हैं भारत में। उन्होंने बताया है कि जापान के आधे से देवी देवता जिनको जापान के लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, दे आर इंडियंस। लगाइए भाई, क्लिप लगाइए। More than 80% of Japanese gods are originally Indian gods. This should be recognized by Japanese people, the bottom of Japanese culture. Indian culture is very strongly imprinted and developed in the Japanese way. Thus, Japan and India very closely connected. If you go to Japanese tomb, you may find sit-down letters. So perhaps Japan is a time capsule of Indian culture. Already India disappeared. और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिकल सर्कल्स में या जो एलीट सर्कल्स है उनमें ये बात कही जाती है, नहीं, वहां के लोग भी ये बातें जानते हैं, आम लोग। मायो को शायद आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। मायो जो जापानी यूट्यूबर हैं, भारत में रहती हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। उन्होंने भी अपने एक वीडियो में बताया था कि जापान के आधे से ज्यादा जो गॉड्स हैं, दे आर इंडियन गॉड्स। लगाइए भाई, उनकी भी क्लिप लगाइए। आपको पता है कि जापानी लोग शिंतोइज्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं, लेकिन भगवानों में से 80% के भगवान असल में भारतीय हिंदू भगवान हैं। यानी पुराने ज़माने पर भारत से हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट जापान में आए थे और समय के साथ साथ ऐसे भगवान बौद्ध धर्म और शिंतोइज्म से मिलजुल कर अब जापानी भगवान के रूप में जापान में माने जाते हैं। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि हम बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं और बहुत, ये इतने ज्यादा डीपली रूटेड है ना, मैं कहूंगा कि ये डीएनए इम्प्रिंट हो गया। ये जापान और भारत के लोगों का डीएनए इम्प्रिंट है। आप किसी भारत में आप किसी से भी पूछेगा जापानीज के बारे में, बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ वेलकम करते हैं। और जापानीज के बारे में आप पूछेगा, जापानीज बहुत आते हैं यहां पर टूरिस्ट बन के, और वो पूरे देश भर में घूमते हैं और उनको भारत से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो ये तो बिल्कुल डीएनए का मामला हो गया है। अगर कल को कोई कहे ना कि जापानीज और इंडियंस का डीएनए एक है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा डीएनए एक है। सूरत पे मत जाइएगा, डीएनए मिलाएंगे तो मैक्सिमम लोगों के डीएनए जो है ना, वो एक सर्टेन लेवल तक एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन सूरत सबके बदल जाते हैं, कलर सबके बदल जाते हैं। तो ये आज का नहीं, ये हजारों साल पुराना रिलेशन है हमारा जापान के साथ। असल में तो आप भी उसी धरती और उसी इनहेरिटेंस को लेकर चल रहे हैं ना, तो आपको कहना चाहिए हमारे भी वैसे ही है, क्योंकि हम भी वहीं का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को उससे काट दिया, आपने कहा हमारी तो ये कल्चर ही नहीं, हमारी तो ये तहजीब ही नहीं, हम तो इस एशियन तहजीब का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर कर लो गल हुन
कह रहे हैं आप तो हिस्सा ही नहीं है, चलो जी हम इनके साथ हैं और आपके ख़िलाफ़ हम बात करेंगे, अब आप उनको रोक के दिखा दें। अच्छा, वो जॉइंट स्टेटमेंट क्या थी जिसके ऊपर जो है ये लॉन्च की गई है, ये वाला प्रोटेस्ट? डिक्लेरेशन जो है वो ये था कि ड्यूरिंग ए हाई लेवल समिट जापान एंड इंडिया रिलीज्ड ए जॉइंट स्टेटमेंट condemn terrorism in all forms, specifically highlighting cross-border infiltration and Pakistan-based entities. Pakistan response: Islamabad expressed deep concern and disappointment over the explicit language और जो इस्लामाबाद है उसका ये कहना है कि वो उसको एक ऐसे देखता है as a departure from Japan's traditionally balanced diplomatic approach in South Asia. अच्छा जी, तो अभी तक पाकिस्तान को ये लग रहा था अथॉरिटीज़ को कि जो जापान है उसकी जो अप्रोच है रिगार्डिंग साउथ एशिया वो एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच है, और अचानक से उसने ये क्या कर दिया कि हमारे खिलाफ बोल दिया। अचानक से कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा, जो पाकिस्तानी जापानीज़ जो लोग हैं ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं अपने वैल्यूज़ को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, और इतिहास गवाह रहा है जापानीज़ इतने से थे या अभी भी हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि अगर किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते थे तो उसको निपटा के ही छोड़ते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप उनके उस साइड को देखना चाहते हैं कि वो कितने क्रूर, कितने लड़ाकू, कितने वो थे, तो आप चाइना को जाकर पूछिए ना, जापानीज़ के बारे में किसी चाइनीज़ से पूछे तो क्या कहेगा। इतने से जापान ने चीन को कब्जा कर रखा था। जापानी साम्राज्य चीन को चलाता था। सोचिए, कहाँ जापान कहाँ चीन, कितने मतलब क्या थे वो। खैर, वो ज़माना गया जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम चलाया, जो पहली बार और आखिरी बार शायद इस धरती पर अभी तक चला है। जापान तबाह हो गया, कमर टूट गई उसकी। लेकिन उसके बाद भी आज जापान एक डेवलप्ड नेशन है, बहुत शानदार देश है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ऐसे हैं। तो वहां के लोग अपने कल्चर को, अपनी चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। और पाकिस्तानी जो वहां पर जाकर कर रहे हैं, या मुसलमान जो जाकर वहां पर कर रहे हैं, उसने वहां पर बवाल छेड़ रखा है। और लिटरली जापानीज हेट करने लगे हैं मुस्लिम्स को, पाकिस्तानियों को। आप यकीन नहीं करेंगे, जापान में भीख मांगने पर आपको सजा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी वहां भी जाकर भीख मांगते हैं। नहीं यकीन आ रहा? लगाओ भाई, वीडियो लगाओ। वो तो ठीक है कि जापानीज लोग थोड़े दयालु होते हैं, बड़े इंसानियत प्रेमी होते हैं, लेकिन देखिए वहां पे जाके ये गंदगी फैलाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। वहां पर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ तो ये हो ही रही चीजें, कितनी खबरें आ चुकी हैं। और वहां पे बहुत भयंकर, वहां पे तो अब मस्जिद बनाने को लेकर लोग उतर आए सड़कों पर, नहीं बनाने देंगे। भयंकर बवाल चल रहा है, भयंकर वाला, और वो करने नहीं देंगे। आप देख लीजिएगा, जापानीज इस मामले में बहुत शूड हैं, बहुत। मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं भाई, मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, और वो हो रहा है। रही बात, देखिए मैं कह रहा था ना कि भारत और जापान के रिलेशन कब के हैं। जब एंशिएंट टाइम्स में, प्राचीन काल में, पता है जापान के लोग भारत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे भारत को बुलाने के लिए? आप सुनेंगे तो हैरान आ जाएंगे। वो शब्द है तेंजुकी, तेंजिकू। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वर्ग की भूमि। वो भारत को स्वर्ग की भूमि कहते थे। आप जरा सोचिए, चाइना के लोग भी कहते थे। आप जाकर सर्च करिएगा। तो भारत उनके लिए क्या है, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की उनको जरूरत नहीं है। वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उनके पास, उनको पता है कि भारत हमारे लिए क्या है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।